हेलो एवरीवन, मैं प्रद्युमन सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि STIC एक्ट कहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई किया जा रहा है। प्रिंसिपल साहब ने भी कहा था कि 11th के लिए मैथ और फिजिक्स का वीडियो डाला जाए। आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि सर मैथ और फिजिक्स का वीडियो डालिए 11th के लिए। तो ये वीडियो हमारा है मैथ के लिए। जैसा कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही हैं, तो भी हम उसी का तोड़ निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है पढ़ाई की, तो उसके लिए STIC हमेशा आपके साथ खड़ा है, हर समय हर वक्त आपके साथ खड़ा है। और इसी के चलते हम लोगों ने क्या किया है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किया हुआ है। तो आपको तो पता ही है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। जी हाँ, हर चीज़ का सॉल्यूशन है बाबा। अपार कष्ट, शरीर को विकट झटका लगा। शांति बच्चा, शांति। हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति देवी इंटरमीडिएट कॉलेज STIC आपका। चलिए हम आज मैथ का चैप्टर पहला जो है स्टार्ट करेंगे। सेट्स को स्टार्ट किया जाएगा और इसके अंतर्गत आपको बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। आप देखते हैं हर जगह पे टीचर्स जो हैं अजीब तरह से पढ़ाते हैं। जैसे सेट्स स्टार्ट किया तो 1.1 शुरू कर देते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं, सीधे सवाल पर चले जाते हैं। हम आपके बुक के पहले चैप्टर का हर एक पॉइंट हम आपको डिस्कस करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। पहला एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 का गणित स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय समूचे यानी सेट्स है। हम जानेंगे समूचे क्या है, इसको कैसे यूज करना है। समूचे यानी सेट्स का जो सिद्धांत था, इसका विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कंटर ने किया था। ये जर्मन गणितज्ञ थे। हम इसके बाद जानेंगे समूचे का निरूपण क्या है और समूचे क्या है। तो पहला पॉइंट आता है कि समूचे क्या है। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तुओं को खरीदते हैं, बहुत सारे वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। जैसे अगर मार्केट से हम कोई सब्जी खरीदते हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं, तो हम हर सब्जी को अलग अलग पैकेट्स में रखते हैं। या फिर कोई किराने की दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ भी जो अलग अलग टाइप के सामान हैं उनको हम अलग अलग थैलियों में रखते हैं। तो जो ये सामानों को, सब्जियों को आप अलग अलग थैलियों में रख रहे हो, यही तो समूचे है। यही थैलियाँ क्या हैं, समूचे हैं, जिसे हम गणित के में भी पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। कुछ एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे कि ताश की गड्डी। जो ताश की गड्डी होती है वो ताशों का एक संग्रह है, जिसे समूचे हम कह सकते हैं। इसी तरह से व्यक्तियों की जो भीड़ है, व्यक्तियों का जो भीड़ है वो भी क्या है, समूचे है। इसी तरह क्रिकेट में 11 लोगों का टीम होता है, तो टीम भी क्या हो गया, समूचे हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कि आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। यानी वो खुद से कटे और 1 से कटे, वो संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमने लिया 2, तो 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। फिर है 3 भी जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ऐसी 4 को लिया जाए तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 7 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 11। आगे हम कुछ संग्रह पे विचार करेंगे। कुछ पॉइंट्स है, नीचे देखेंगे आप लोग। पहला है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। जैसे 1 3 5 7 9, ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। दूसरा है भारत की नदियों का जो संग्रह है वो भी समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी के वर्णमाला AEIOU भी समुच्चय हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज
ये भी इनका जो संग्रह है विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का, वो भी एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। फिर अगला है संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम संख्या 210 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2, 3, 5, 7। इसी प्रकार अगला है समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे सीखेंगे हम कैसे इसको तोड़ते हैं। तो अगर इसको द्विघात समीकरण से हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर इसके दो मूल मिलते हैं, 2 तथा 3। तो ये जो है मूल जो क्या हो गए, समुच्चय हो गए इस समीकरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक जो ऊपर एग्जाम्पल देखा उसमें हमने पाया कि जो भी वस्तुओं का हमने संग्रह लिया वो सुपरिभाषित है। मतलब सुपरिभाषित का अर्थ क्या है? तो सुपरिभाषित का अर्थ समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नील नदी भारत की नदी है। हम जानते हैं नील नदी भारत में नहीं है, तो यह जो संग्रह आपने लिया है नील नदी का, जो कि भारत में है ऐसा कह रहे हैं, वो भारत का नहीं है, तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इस तरह से हम ले लें कि जैसे गंगा नदी भारत की नदी है, एक्चुअली में गंगा नदी जो है वो भारत की नदी है, इसलिए यह जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है। हो पाई कि आप समझ पा रहे होंगे बात को, कि जो भी हम संग्रह लें वह समुच्चय से मैच करना चाहिए। चलिए इसके अलावा हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जो गणित में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। पहला है n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो गणना की जाती हैं, जिनसे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... इनफाइनाइट तक जाएंगे। फिर अगला है z पूर्णांकों का समुच्चय। तो z = क्या हो जाएगा, पूर्णांक यानी जो दशमलव में नहीं होने चाहिए, भिन्न में नहीं होने चाहिए, इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ... इनफाइनाइट। और माइनस में भी होता है, -1, -2, -3, -4 ... इनफाइनाइट। यानी 0 को इंक्लूड करते हुए प्लस माइनस की सारी संख्याएं ले लेंगे हम। इसी तरह आगे बढ़ते हैं q परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए और p और q एनी रियल नंबर हो सकता है, बस q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कैसा भी अंक लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, 0 लो, कुछ भी लो, q 0 नहीं होना चाहिए। फिर आगे है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, मतलब जो रूट में निगेटिव टर्म में ना है, जो संख्याएं रूट में रखी जाएं और वो निगेटिव ना हो, मतलब परिभाषित होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं हैं। 0, +-1, +-2 पूर्णांक भी हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं भी हो जाएंगे। अगला है धन पूर्णांक समुच्चय। तो जो पूर्णांक धन में वाला होता है वो धन पूर्णांक होता है। धन परिमेय संख्या आप जानती हैं, जो धनात्मक हो। इसी तरह से आप धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि कब कोई संग्रह समुच्चय नहीं होगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह यह सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? तो मान लें आपका कोई फेवरेट टीचर है जो बहुत ही विख्यात है, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई और टीचर फेवरेट होगा, यानी यहाँ पे दो टीचरों की तुलना हो रही है, और जहाँ पे तुलना हो रही है वहाँ पर यह क्लियरफाई नहीं हो पाएगा कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो जब भी तुलना होगा तो उस तुलना में जो भी आपको संग्रह मिले वह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। आई रिपीट, जब भी तुलना होगा
वहाँ पे जो भी समूचे बनेगा वो समूचे नहीं होगा, जो भी संग्रह बनेगा वो समूचे नहीं होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने ध्यान देना है, जिसमें से पहला पॉइंट है समूचे के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य परिवाची पद हैं। मतलब जो भी थिंग्स हैं या एलिमेंट्स हैं या फिर मेंबर हैं वो क्या हैं, परिवाची शब्द हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है समूचे को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABC XYZ। यानी जो समूचे हमारा रहेगा, जो संग्रहों का समूचे रहेगा उसे बड़े लेटर से आपने यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूचे के अवयवों को, तीसरा पॉइंट है समूचे के अवयवों को जो अंदर वाले जो अवयव हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल में XYZ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यदि स्मॉल a समूचे a का एक अवयव है तो हम कहते हैं कि समूचे a में है। ये जो वाक्यांश दिया है यानी स्मॉल a समूचे a का अवयव है, इसको अगर सूचित करना हो तो हम एक यूनानी प्रतीक जो एप्सिलॉन बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक हम ले लें कि अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल्स V = A E I O U, ये वावेल्स है अंग्रेजी वर्णमाला के। तो A जो है V का अवयव है, E जो है V का अवयव है। तो यह अगर प्रदर्शित करना हो तो क्या करेंगे, A belongs to V। इसको पढ़ते क्या है, A belongs to E, A belongs to V पढ़ते हैं इसको, यानी कि A belongs to V। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, A जो अवयव है समूचे V का अवयव है। इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी बात करें, कोई हमने दूसरा अवयव ले लिया जो इस समूचे का नहीं है, जैसे B इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, B is not belongs to V, B is not belongs to V। मतलब क्या हुआ कि जो अवयव B है वो समूचे V फॉर वैन, V फॉर वैन मतलब V का समूचे नहीं है। चलिए मतलब क्या हुआ कि अगर एप्सिलॉन को कट कर दें तो वह इज नॉट का सेंस देता है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि किसी समूचे को निरूपित करने की क्या क्या विधियां हैं। तो दो विधियां हैं इसकी। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा है समूचे निर्माण रूप। अभी हमने एक ऊपर एग्जाम्पल लिया हुआ था, जो V = हमने लिया था अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल्स को लिया था हमने। तो हमने यहाँ पे लेते हैं V = A E I O U। यहाँ पे A E I O U अंग्रेजी वर्णमाला की वावेल्स है, यानी V एक समूचे है। यह जो लिखा हुआ है वह रोस्टर सारणीबद्ध रूप में लिखा हुआ है। आपने ध्यान देना है कि ऐसे ही रोस्टर सारणीबद्ध जो रूप होता है ऐसे ही होता है। आप में इसमें कोई शब्द नहीं मिलेगा, हिंदी के कोई शब्द नहीं मिलेंगे, केवल आपको सूचन वाला शब्द ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 6 7 14 21 42, ये सब जो संख्याएं हैं वो 42 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। तो ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं अंक को, वो कौन सा है, रोस्टर विधि में लिखा हुआ है। इसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखा हुआ है। A E I O U, ये भी किस रूप में है, तो रोस्टर रूप में है। इसी तरह से विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है 1 3 5, ... ये भी क्या है, रोस्टर भी। कुछ नोट यानी ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। क्या है कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लाइन बाय लाइन कुछ लिखें। कोई भी संख्याएं किधर भी हो सकती हैं, जैसा कि दिया हुआ है 1 3 7 21
फिर 2 आ गया, यानी 1 के बाद 2 आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 3 के बाद 4 आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं आप। टिप्पणी पे ध्यान देंगे आप। यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखना चाहिए। मतलब कोई अवयव है जो 2 बार आ चुका है, उसको एक ही बार लिखना है। जैसे स्कूल में आप देख पा रहे हो कि वो 2 टाइम्स आया है, तो हम ऐसा नहीं है 2 बार लिखेंगे, हम एक ही बार में लिखेंगे। चाहे वो 3 बार आया हो, 4 बार आया हो, 5 बार आया हो, उसको एक ही बार में आपने लिखना है। होप आई कि आप समझ पा रहे हो हमारी बातों को। चलिए, अब इसका जो दूसरा पार्ट है समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? तो किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं होता है। मतलब जो भी आप कोई संग्रह ले रहे हो, उसके जो अवयव हैं एक दूसरे से एक समान गुणधर्म रखते हो। मतलब उनके जो गुणधर्म हैं समान होने चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे उदाहरण ले ले एक ठो कि समुच्चय एक रखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है AEIOU। ए अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं? वॉवेल्स हैं। मतलब AEIOU जो 5 दिख रहे हैं आपको, वो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इनको देख रहे हो, इनके गुणधर्म जो है, स्वर वाला जो गुणधर्म है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगी। तो समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना यदि किसी संग्रह को उनके गुणधर्मों के हिसाब से अगर लिखते हैं तो वह निर्माण क्या कहलाएगा? समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगा। तो हम इसको लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। जैसे मान लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं AEIOU, वो समुच्चय भी के अवयव हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? भी बराबर मझोला ब्रैकेट लगाएंगे X रेशियो X और लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अब यहाँ पे ये समझना है कि ये जो बिंदु 2 बिंदु हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉलन। उसको क्या बोलते हैं? कॉलन। इनका नाम कॉलन है, पढ़ते कुछ और हैं। जैसे हम एप्सिलॉन, इस अक्षर को हम पढ़ रहे थे एप्सिलॉन, लेकिन इसका अर्थ क्या था? बिलोंग्स टू। तो चलिए क्या पढ़ेंगे ये जाने। इसको पढ़ेंगे भी बराबर, इसको पढ़ेंगे कैसे? भी बराबर पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल स्मॉल एक्स सच दैट, और जो भी वर्ड है आगे जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। इसको पढ़ेंगे भी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। उदाहरण 1 देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो बहुत आसान सा सवाल है। हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को पहले सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा? गुणनखंड करूँगा। x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर हम बीच वाले पद को तोड़ेंगे। x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन है तो x प्लस 2 माइनस यहाँ पे 1 कॉमन है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 2 तो बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस गुणनखंड को हम सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइड एस x इक्वल टू माइनस 2 और 1 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। अब इस हल को हम क्या करना है, हमें समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। तो लिखेंगे x इक्वल टू सच दैट वाला जो मझोला कोष्ठक है उसमें रख देंगे अवयव को -2, 1। ये हमारा आंसर है। तो आप आई होप मैं कि समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा उदाहरण है समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो x है, x जो है वो क्या है? धन पूर्णांक है। कुछ कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कि जो x² है लेस देन 40 होना चाहिए। मतलब x² का जो मान है वो 40 से कम होना चाहिए। अब यहाँ देखना है वर्ग का मतलब क्या हुआ। वर्ग का मतलब हुआ कौन कौन सी वर्ग है। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 25 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया।
ए वर्ग हो गए जो 40 से कम हो, 40 से क्या है कम है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमें वर्ग नहीं लेना है, संख्या लेना है जिनका वर्ग 40 से कम होना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, तो हम यहाँ लिखेंगे x इजकल टू मझले ब्रैकेट में, अब इनका ध्यान रखना है, वर्गमूल निकालते जाना है। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5 और 36 का 6। तो यहाँ पर यह जो हमने संग्रह लिया है, समूचे लिया है, उसका कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि समुचे ए बराबर 1, 4, 9, 16, 25, डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, जिसको कह रहा है समुचे निर्माण रूप में लिखिए। समुचे निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर में दिया हुआ है, समुचे निर्माण लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे आखिर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 1, यानी 1 का वर्ग है 4, जो 2 का वर्ग है 9, जो 3 का वर्ग है 4 का वर्ग 16 है और 5 का वर्ग 25 है। मतलब ये जो श्रेणी बन रही है वो देखें ध्यान से, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, जो नेचुरल नंबर का वर्ग हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं ABCD। तो हम यहाँ लिख रहे हैं A इजकल टू और मझोला ब्रैकेट, x को हम कोई संख्या मान रहे हैं, तो x सच दैट x, और x क्या है उसके बारे में लिखेंगे। तो x क्या है, तो x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का संग्रह है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का संग्रह हो गया कौन, x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इजकल टू मझोला ब्रैकेट x सच दैट x बराबर स्मॉल n स्क्वायर, जहाँ पर क्या n बिलोंग्स टू n है, मतलब जो n की वैल्यू आप रखेंगे वो प्राकृतिक संख्या रखेंगे। जैसे मैं 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 रखूँगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चौथा उदाहरण में देखेंगे, आप दिया हुआ है समूचे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे, क्रम से समझेंगे। ऊपर देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। यानी इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप कि ऊपर का जो अंश है उसमें अगर 1 जोड़ा जाए तो नीचे वाला हर आ जा रहा है। जैसे पहले वाले में देखेंगे तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ा तो 4 हुआ, 4 में 1 जोड़ा तो 5 हुआ, 5 में 1 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में 1 जोड़ा तो 7 हुआ। मतलब सभी के अंश में 1 जोड़ने पर उसका नीचे वाला हर आ जा रहा है। तो हम ऊपर वाले को मान लेते हैं n, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा n+1। तो इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण में, x इजकल टू मझोले ब्रैकेट में x सच दैट x बराबर n/n+1, जहाँ n बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ लाइक कर रही है, यहाँ ध्यान देना है कि n की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ लाइक कर रही है। तो n जो है 1 से बड़ा है या बराबर है, 1 से बड़ा या बराबर है, और क्या 6 से छोटा या 6 के बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 लेस देन r इक्वल टू n एंड लेस देन r इक्वल टू 6। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में, और यहाँ देखेंगे दिया हुआ है बाईं ओर रोस्टर फॉर्म दिया है और दाहिनी ओर समुच्चय निर्माण रूप दिया है। आपको करना क्या है, सही मिलान करना है, आपको सही मिलान करना है। तो देखिए पहला प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो D से मैच कर रहा है प्रिंसिपल, तो E को हम क्या करेंगे D से मिला देंगे। और दूसरा दे रहा है 0, 0 का मैचिंग कहाँ से होगा, तो आप B वाला ऑप्शन देखें, तो सॉरी C वाला देखेंगे तो x+1 इजकल टू 1 है। इसको सॉल्व करें तो x इजकल टू 1 - 1 इजकल टू 0। तो यहाँ जा रहा है ऑप्शन किसके पास, दूसरे का C के।
फिर तीसरा है 1 2 3 6 9 18। ए होगा पहले के लिए, क्योंकि 18 का भाजक कह रहा है, जो ए ऑप्शन है 18 का भाजक कर रहा है, मतलब 18 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करेंगी। तो 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, 18 भी करेगा। तो तीसरे को हम ए से मिला देंगे। चौथा ऑप्शन आप ऐसे ही हो गया, बी हो जाएगा। फिर भी देखते हैं हम, x² - 9 = 0, x² बराबर 9 हो जाएगा। फिर x = क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूर्णांक है तो x का मान क्या हो जाएगा, ±3, जो सीधे सीधे मैच कर रहा है चौथे से। तो चौथे को हम b से मिला देंगे। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 पे। प्रश्नावली 1 में चलेंगे। इसका पहला समझे पहले सवाल को क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन से समूचे हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। उसका उत्तर का एग्जाम्पल एक तरह से देना आपको। पहला कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताना है। तो जे अक्षर से कौन कौन महीने प्रारंभ होते हैं, तो जनवरी, जून, जुलाई, ये जे से प्रारंभ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर मोजोले ब्रैकेट में जनवरी, जून, जुलाई। तो हो गया जनवरी, जून और जुलाई। अब ये संग्रह क्या हो गया, सुपरिभाषित हो गया पहले क्वेश्चन के लिए। चलिए आपको लिखना क्या है नीचे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई, जो सुपरिभाषित संग्रह है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो मैंने आपको थ्योरी में थोड़ी देर पहले बताया कि जब 2 लोगों की 3 लोगों की तुलना की जाए उनके प्रतिभा का, तो ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरिभाषित नहीं है। तो आप लिखना कैसे, आप लिखेंगे कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी समुच्चय नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो मैं बता दूं, सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग अच्छे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे। तो आप समझ रहे हैं यहाँ भी तुलना हो रही है। तो यहाँ भी क्या होगा, जो संग्रह मिलेगा वो सुपरिभाषित नहीं होगा, मतलब या सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित नहीं होगा, मतलब संग्रह समुच्चय नहीं होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी कक्षा में फिक्स बच्चे होंगे, 25 होंगे, 20 होंगे, 24 होंगे, एक निश्चित संख्या है। मतलब यहाँ पर आपकी कक्षा में सभी बालकों का जो संग्रह है समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ संख्या होगी, 10 होगी, 20 होगी, 25 होगी। तो चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, तो चौथे क्वेश्चन का अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो यह समुच्चय है। अगला है पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो ये तो फिक्स है कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जैसे मान लिया हमने x = मजोले ब्रैकेट में 1, 2, 3, डॉट डॉट कहाँ तक लेंगे, 99 तक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का संख्या जो निश्चित है, जो 100 से कम है, तो यह क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय है। छठवें में आप देख रहे हैं कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यहाँ पर एक किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित होगा, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र का बहुत सारा उपन्यास है, गबन है, गोदान है, कर्मभूमि है, तो इनका संग्रह फिक्स है। इन्होंने कुछ उपन्यास का संग्रह जो दिया है वो फिक्स है। तो यहाँ पर जो संग्रह बनेगा वो सुपरिभाषित होगा, समुच्चय होगा। फिर अगला है 7वां, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो यहाँ भी फिक्स है कि समपूर्णांक होते हैं। तो जैसे हम ले लें 2, 4, 6 डॉट डॉट। इसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो प्रश्न आए हैं वो भी फिक्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो आपको पता है कि किसी व्यक्ति के लिए शेर खतरनाक है, किसी व्यक्ति के लिए सांप खतरनाक है, किसी व्यक्ति के लिए छिपकली मकड़ी खतरनाक है। यानी यहाँ पर भी तुलना हो रही है। मैंने बताया था कि जब भी तुलना की बात होगा तो वहाँ का जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित नहीं होगा, तो यह समुच्चय नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपका समुच्चय नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो नीचे जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनके रिक्त स्थानों को भरना है। क्या भरना है? एप्सिलॉन नॉट अथवा एप्सिलॉन भरना है या एप्सिलॉन नॉट। मतलब समुच्चय में कई अवयव हैं कि नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको देख रहे हैं, पहला कह रहा है कि 5 डॉट डॉट ए। तो आप देख रहे हैं कि 5 इस समुच्चय में है, ए में है तो बिलोंग्स भर दिया, 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स से भर दिया, 0 है नहीं है तो हमने नॉट बिलोंग्स भर दिया, 4 है तो बिलोंग्स भर दिया, 2 है तो बिलोंग्स भर दिया, 10 नहीं है तो हमने नॉट बिलोंग्स भर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7 है। माइनस मतलब क्या हुआ कि x का जो मान है -3 से बड़ा है और 7 से कम है। तो क्या लिखेंगे? a बराबर x की वो वैल्यू लिखेंगे, कौन सी? -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। मतलब 6 से कम होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या हो जाए रहना चाहिए। ठीक है, तो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखनी है जो अंकों का योगफल 8 हो। मतलब 2 संख्या लेना है जिनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, 8 बनना चाहिए दोनों को जोड़ने पे। तो c क्या हो जाएगा? 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, इसी प्रकार 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसी प्रकार 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसी प्रकार 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 7 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब 0 8 लेंगे, इसमें देखिए अगर 0 8 ले लेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 2 अंकों का संख्या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी ऐसा संख्या लेना चाहिए आपको जो क्या हो, 60 को पूरा कट कर दे यानी विभाजित कर दे। तो हम क्या किए? फैक्टराइज किए हमने 60 को, 2 2 3 5। आपको 3 संख्या मिला तो d बराबर लिखेंगे मजूले ब्रैकेट में 2 3 और 5 लिख देंगे। इस तरह से आपको लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि e बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो मैंने बताया था 2 लेटर बार बार आया है उसको एक ही बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा? e मजूले ब्रैकेट में TRIGON, रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखना आपको, ME हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद छठा क्वेश्चन है F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो वही काम करना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। तो हो जाएगा आपका F क्या हो जाएगा जी? तो B E T R हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ये रोस्टर में दिया हुआ है, आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो पहला इसको इस प्रकार लिखेंगे कि कैपिटल X यहाँ देख रहे हैं 3 6 9 12। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 का ये पहाड़ा दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे कैसे? X संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज हैं। आप देख पा रहे हैं कि 3 का पहाड़ा है और संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं X सच दैट X,
ठीक है। एक्स सडेज एक्स बराबर 3n। अब 3n तो n की वैल्यू बताना होगा आपको, जहाँ पे n क्या है, तो n जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो n ग्रेटर देन आर इक्वल टू सॉरी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16 32। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 की घात 1 है, 4 को क्या लिखेंगे आप 2 की घात 2, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, 16 को लिखेंगे 2 की घात 4 और 32 को लिखेंगे 2 की घात 5। तो आप क्या लिख सकते हैं x इजकल टू एक्स सच दैट x इजकल टू 2 की पावर n, और देखेंगे n कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो लिखेंगे आप n लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5। अगला क्वेश्चन है आपका 5 का माँ 25 का माँ 125 का माँ 625। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, 5 की घात 4 है। तो यहाँ भी इसी प्रकार लिखेंगे x इजकल टू एक्स दैट x बराबर 5 की पावर n लिख देंगे, जहाँ पे अभी n के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। तो 1 लाई कर रहा है 1 से 5, तो लिखेंगे आप 1 लेस देन आर इक्वल टू n और लेस देन आर इक्वल टू 4। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 4 6। 2 4 6 ये क्या हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि सम संख्याओं का यहाँ समुच्चय बन रहा है 2 4 6। तो आप क्या लिखेंगे x इजकल टू मतलब ब्रैकेट में x सच दैट x सम x क्या है यहाँ बताना है, तो सम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है संग्रह है। यहाँ पे x क्या है, तो सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है आपका 1 4 9 डॉट 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 100। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है 1 4 9 100 हो, तो यहाँ देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 10 का वर्ग। तो आप क्या लिखेंगे x इजकल टू एक्स रेशियो x इजकल टू n स्क्वायर। तो मतलब यहाँ हो क्या रहा है, किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, वो संख्या क्या बता रहा है n बता रहा है। जहाँ पे क्या लिखेंगे आप n कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तब लिखेंगे n लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 10। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी सदस्यों को क्या करना आपको सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है, यानी रोस्टर रूप में आपको लिखना है। ये आपको सारणिक रूप में दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना है रोस्टर रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a इजकल टू एक्स डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। कैसे लिखेंगे इसको, कौन कौन सी विषम संख्या है, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट आप ब्रैकेट कवर कर देंगे। ए हो गया रोस्टर रूप हो गया, ठीक है, सूचीबद्ध रूप हो गया या रोस्टर रूप हो गया। दूसरा है कि x क्या है, एक पूर्णांक है और x की जो वैल्यू है लाई कर रही है -12 से 9/2 के बीच में। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था शुरू में कि पूर्णांक जो संख्या होती है इसमें दशमलव और भिन्न वाली संख्या नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ें 1/2 को हल करें तो 0.5 आएगा, 9/2 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 4.5 आएगा। इसका मतलब माइनस का 0.5 से बड़ी है और 4.5 से छोटा लेना है वैल्यू x की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 0.5 से बड़ी संख्या 0 हो जाएगी, फिर 1 2 3 4। अब 4 से बड़ा नहीं लेना है, मतलब 4.5 से बड़ा नहीं लेना है, तो यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा 4 पे स्टॉप हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे एक्स डैश एक्स पूर्णांक है, जहाँ पर कंडीशन रखा है कि एक्स स्क्वायर जो है लेस देन आर इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब एक्स की वह वैल्यू लीजिए, ध्यान से सुनना है, एक्स की वह वैल्यू लेना है जिसको हम हल करें वर्ग करें तो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर हो जाए तो चल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक भी लेना है, पूर्णांक भी है, एक्स क्या है पूर्णांक भी है, और हम जानते हैं कि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। तो एक्स की ऐसी वैल्यू लेना है जिसका वर्ग करें तो वह 4 से छोटा है या बराबर है। तो क्या आंसर हो जाएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे तब भी वो 4 से छोटा आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तभी भी वो 4 से छोटा आएगा। इस तरह से 2 का वर्ग करेंगे तो 4 से छोटा होगा, और -2 का भी वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, मतलब
4 से बड़ा नहीं आएगा, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, एक्स क्या है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब चारों में से कोई शब्द हो सकता है, LOYA कोई भी हो सकता है। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है कि यक्ष वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं, तो आप जानते हैं कि कौन कौन से महीने में 31 दिन नहीं होते हैं, तो ई बराबर लिखेंगे फरवरी, अप्रैल, जून, दिसंबर, इन सब में, और नवंबर भी है, इन सब में क्या नहीं होता, 31 दिन नहीं होते हैं, तो इस तरह प्रकार से हम लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है, तो के से पहले कौन आता है, वो एक व्यंजन होना चाहिए और के से पहले आना चाहिए, तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो ए तो स्वर हो गया, BCD ई भी स्वर हो गया, FGH आई नहीं लेना है, आई नहीं लेना है क्योंकि स्वर हो जाएगा, फिर जे, तो ये सब अवयव क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हो जाएंगे, आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दे रहा है कि बाई रोस्टर को आप क्या करें, दाई समुच्चय निर्माण से मिलान कीजिए। एग्जाम्पल में मैंने बड़ा अच्छे से बताया भी था, तो आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मैच कर जाएगा डी से। अब बात करें कि कैसे मिलाना है नेक्स्ट को, तो मिलान करना बहुत आसान है, आपको क्या करना है कि निर्माण रूप को तोड़ना बहुत आसान है, उसको देखेंगे हम। तो कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या ए को देखेंगे, एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, तो 6 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, तो आप ध्यान देंगे कौन कौन से भाजक हैं 6 के, ये ध्यान देंगे, 1 2 3 6 ये भाजक हैं 6 के। अब लेकिन बात यहाँ कर रहे हैं अभाज्य संख्या की, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या बचा, 2 और 3 बचा, तो दूसरे को हम पहले से मैच करा देंगे। अब दूसरा देखें बी वाला, तो कह रहा है कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 10 से कम प्राकृतिक संख्या मिल रहा है आपको चौथे से, तो बी को चौथे से मिला देंगे, बाकी जो पहला है तो ऐसे ही मैच हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि एक्स जो है प्राकृतिक संख्या है और 6 का भाजक है, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले से मैच करेगा, 1 2 3 4 6 जो कि 6 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, 2 भी विभाजित कर देगा, 3 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 1 भी कर देगा। तो इस तरह से पहले का मिलान हो गया सी, दूसरे का हो गया ए, तीसरे का हो गया डी और चौथे का हो गया बी। तो सबसे आसान होता है मिलान वाले में कि आप जो समुच्चय निर्माण रूप है उसको तोड़िए और बाईं ओर के जो रोस्टर हैं उससे मैच कराइए, सबसे आसान हो जाता है क्वेश्चन। चलिए इस तरह से चैप्टर का पहला एक्सरसाइज पूरा हुआ, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए।